मंडप परिसर में आयोजित देश की पीत क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली चमत्कारिक फसल, सुनहरी बीन, पीला सोना जैसे अन्य अनेक विशेषणों से अलंकृत देश की अग्रणी तिलहनी फसल यानी कि सोयाबीन फसल का देश में उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा वर्ष 1987 में स्थापित हमारे अपने भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान या राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की 38वीं वर्षगांठ के अवसर पर उपस्थित मंच पर विराजमान स्थापना दिवस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर मेजर सिंह सर, सदस्य कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल भारत सरकार, समारोह के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर वी.एस. भाटिया, पूर्व निदेशक भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर, डॉक्टर जे.बी. सिंह सर, अध्यक्ष क्षेत्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र इंदौर, डॉक्टर डी.एन. पाठक, डायरेक्टर सोपा इंदौर, भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान के निदेशक एवं आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के. सिंह सर, आयोजन समिति के सचिव डॉक्टर बी.यू. दुपारे, प्रधान वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष फसल उत्पादन अनुभाग, मंडप परिसर में उपस्थित संस्थान के फसल सुधार अनुभाग की अध्यक्ष डॉक्टर अनीता रानी मैडम, डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा सर, अध्यक्ष फसल सुरक्षा अनुभाग, श्री सौरभ मीना, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, श्री आशुतोष, वित्त एवं लेखा अधिकारी, संस्थान के सेवानिवृत्त वैज्ञानिक एवं तकनीकी कर्मचारी, यहाँ उपस्थित प्रशासन, वित्त लेखा अनुभाग, प्रक्षेत्र अनुभाग के समस्त कर्मचारी एवं श्रमिकगण। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित कृषि विभाग मध्य प्रदेश शासन जिला इंदौर से उपस्थित सभी अधिकारीगण, श्री राजपूत जी, श्रीमती शर्ली थॉमस मैडम, परियोजना निदेशक आत्मा, डॉक्टर राधेश्याम टेलर, यहाँ उपस्थित सोयाबीन अनुसंधान परिवार के सभी सदस्यों सहित जूम एवं यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम में वर्चुअली उपस्थित संस्थान के भूतपूर्व सदस्यगण एवं डॉक्टर आर.के. माथुर, IIOR के निदेशक महोदय जो यूट्यूब के माध्यम से, जूम के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं प्रियंका सावंत आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। साथ ही आप सभी को भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान के 38वें स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। आदरणीय मंच और साथियों, इस गरिमामय कार्यक्रम का आगाज करते हैं परिषद गीत से। जय जय कृषि परिषद भारत की, सुखद प्रतीक हरित भारत की, कृषि धन पशुधन मानव जीवन, दुग्ध मत्स्य फल अन्न सुवर्धन, वैज्ञानिक विधि नव तकनीके, पारिस्थितिकी का संरक्षण, शस्य श्यामला छवि भारत की, जय जय कृषि परिषद भारत की। हिम प्रदेश से सागर तट तक, मरुधरती से पूर्वोत्तर तक, हर पथ पर है मित्र कृषक की, शिक्षा शोध प्रसार सकल तक, आशा स्वावलंबित भारत की, जय जय कृषि परिषद भारत की, जय जय कृषि परिषद भारत की। मैं निवेदन करती हूँ मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अध्यक्ष एवं अन्य सभी को कि मैं सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि, सिद्धि भवतु मे सदा। कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर मेजर सिंह सर, सदस्य कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल भारत सरकार का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें।
स्वागत कड़ी में अब मैं डॉक्टर अनीता रानी मैडम प्रभारी फसल सुधार अनुभाग से अनुरोध करती हूँ कि वे पुष्पगुच्छ से हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर वी.एस. भाटिया सर का स्वागत करें। अब मैं डॉक्टर पी.यू. दुपारे सर से अनुरोध करती हूँ कि वे डॉक्टर जे.पी. सिंह सर अध्यक्ष क्षेत्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र के पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। डॉक्टर डी.एन. पाठक डायरेक्टर सोपा के स्वागत के लिए मैं डॉक्टर एम.पी. शर्मा प्रभारी फसल संरक्षण से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर पधारें। हमारे संस्थान के निदेशक डॉक्टर के.एच. सिंह सर का स्वागत के लिए मैं प्रभारी पीएमई डॉक्टर पूनम कुशवाहा मैडम को अनुरोध करती हूँ। पिछले एक वर्ष में संस्थान में कई प्रकार की अनुसंधान गतिविधियां एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया गया। पहले से चल रही परियोजनाओं के साथ साथ इस वर्ष कई नई परियोजनाएं भी शुरू हुई, नई तकनीकें विकसित हुई। संस्थान ने कई उपलब्धियां हासिल की है। विगत एक वर्ष के दौरान संपन्न हुई गतिविधियों एवं हासिल की गई उपलब्धियों के बारे में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने एवं स्वागत भाषण के लिए मैं संस्थान के निदेशक महोदय डॉक्टर के.एच. सिंह सर को आमंत्रित करती हूँ। आज के समारोह के हमारे मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर मेजर सिंह जी, सदस्य भारतीय वैज्ञानिक चयन मंडल। समारोह में उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर भाटिया सर, डॉक्टर पाठक, डॉक्टर जी.वी. सिंह तथा अन्य सभी सोयाबीन फैमिली के हमारे सभी भूतपूर्व वैज्ञानिक कर्मचारीगण जो यहाँ आज उपस्थित हैं या जो यूट्यूब और जूम लिंक के माध्यम से आज हमसे जुड़े हुए हैं, तथा सभी अपने स्टाफ के सदस्यों का आज मैं 38वें स्थापना दिवस के अवसर पर और स्वागत करता हूँ। साथियों, जो प्रगति हमने पिछले वर्षों में सोयाबीन में की है, स्थापना दिवस पे अवसर है जब हम अतीत की उन बातों का स्मरण करें कि हमने ये यात्रा कब प्रारंभ की थी, और साथ ही साथ हम ये देखें कि हमसे कहाँ कमियां रह गई और भविष्य में हम उन्हें दूर करने के लिए तथा और तीव्र गति से प्रयास कैसे करेंगे उसकी योजना भी बनाने का ये अवसर है। इसी उपलक्ष्य में जो हमने एक वर्ष के अंदर का जो गतिविधियाँ चलाई, जो कार्यक्रम संस्थान के माध्यम से चले, उनको प्रस्तुत करने का समय है। मैं आपके समक्ष जो एक ब्रीफ में हिस्ट्री भी प्रेजेंट करूँगा कि कैसे इंस्टीट्यूट एग्जिस्टेंस में आया, क्या हमारी गतिविधियाँ रहीं और आगे हम क्या करने का प्लान रखते हैं। As you can look here, the institute was established in 1987, and this was the land given by government of MP. Almost 56.7 hectare land was transferred at that time. This farm which we are looking today, it was at that time known as the potato farm. So that land was transferred to ICR, and our former founder director, actually Dr. Bhatnagar, who came here, he started their journey. So you can look the initial photographs, very picturesque scenes at that time when the work was started. On the right side you can see this is the old building, and
then foundation stone, Dr. Mangla Rai, you can see the former Director General and other staff of that time. So this foundation stone was laid down in 1987. Next please. You can see the early days when the building was under construction, and at present we have a very good building furnished with all labs and other facilities. So at present we are here, but that time the journey was started from there. Next. So you can see here now this is the present scenario. Actually, due to this partition of the land into two parts, our road was taken from the in between. So now we have almost a 42.7 hectare cultivated farm. Building is in addition to that, and then we have almost 5 hectare land in the residential area also. Now we have a very well established farm, but you can see the old pictures that how this farm was developed by our founders. Next. So starting, sir, you see in the 1967, actually the All India Coordinated Program was started in 1967. And I would like to mention here that this was the vision of our leaders. Actually, if you see in the 1970, we have hardly 30,000 hectare area. And at that time, the visionary leaders could foresee the importance of the crop. And they established one All India Coordinated Program with such a less area under this crop at that time. In 1987, this was transferred from Pantnagar. Pantnagar was the seat where this All India Coordinated Program was started. In 1987, the National Research Center was established at Indore. And this was the support from the industry actually. Though at that time it was thought that soybean will take place in Tarai region of Uttar Pradesh. But you see, the support was given by the industry in this Malwa region. And today almost 70% of the area lies in this particular region. So since 1987 we are in position here as a National Research Center. Then in 2006 designated as a Directorate of Soybean Research. In 2016 it was Indian Institute of Soybean Research. And now recently in this project we have seen the name has been changed as a National Soybean Research Institute. So there are so many institutes on IISR. We have the Indian Institute of Spice Research, Seed Research, Sugarcane Research and Soybean Research. So to remove that confusion, ICAR decided to redesignate the name, and now we will be called as the National Soybean Research Institute. Next, these are our leaders, starting from the founder, Director Dr. P.S. Bhatnagar sir, who really deserved for a very well done work. He actually established this institute, did a lot of work, and whatever the structure you look today, that presently comes from that time. You can see that Dr. Gopi Joshi remained as an acting director for almost 2 times. Then Dr. S.P. Tiwari sir, who had been earlier the director here, then VDG Civil, VDG Education, Crops also, Director NARM also, and then Vice Chancellor. So he started his career from this place, and during 1999-2002 he was the director here. Then Dr. G.S. Chauhan from Pantnagar, he was a food technologist basically. And because soybean at that time was a new crop and that was emerging as a food crop. So a lot of work was done, production of different kind of products. You see he established a tofu plant, soya milk plant here. And he still is living nowadays in Kashipur area of Rudrapur near Rudrapur and Pantnagar. And still engaged, he has his own soya tofu production plant. Even after retirement he is running. So this is his interest. Then
Dr. S.K. Srivastava, basically he was a plant pathologist. He joined here and worked for regularly for 5 years. Then Dr. Gupta again for almost 1 year as an acting director. And Dr. Bhatia sir is present today as our guest. He ran this institute from 2015 to 20. And before my joining, Dr. Neeta Khandekar was the acting in charge director here. So we are really indebted to our own leaders who contributed a lot in the development of this institute. Next. Coming to the importance of the soybean, though I understand that all here, including the scientists and other staff, are very well aware about the importance. But still many times I feel that people consider it as an oilseed crop only. ICR in its classification has put the soybean as an oilseed crop, the other part of oilseed division. But if you see the basic nature of the crop belongs to the leguminous family, having 40% protein. This is the only crop, even all pulses you see hardly 20 to 22% protein. The soybean is the highly rich in the protein content, but due to some lack of awareness and the late arrival of the crop in this country for the adoption, still this is not a part of our food. This is the main reason why soybean has not been well accepted in Indian dietary menu. So otherwise it would have been considered as a leguminous crop, as a pulse crop, and oil, as we were talking, is actually the byproduct. The main product is protein rich part, which is the oil meal. Presently, mainly doing more than 70% goes only as a cattle feed. Nowadays, there is very high demand from the poultry side also. So that's the reason, and if you see the industrial application from the soybean products, I have reviewed the literature and found that globally more than 300 different kinds of products are prepared from the soybean, and this crop is treated as one of the most traded crop commodity across the world. So this is the importance, and that must be understood by the government, our policy planners, that how important is this crop. Globally, internationally, if you see, this contributes almost 25% to the oil at the international level, but 90% to the cattle feed globally. In India also, now we are, earlier we were exporting, but now due to the rise in the domestic demand, our export is declining and domestic demand is being rising. If you see, almost 113 countries grow soybean, but mainly there are 5 countries, including Brazil being at the top, then United States, Argentina, China and India. So these 5 countries, if we together grow almost produce more than 80% of the soybean. Rest of the countries only 20% they contribute. In India, you see, we rank 5th in the total production, 4th in the area, but our productivity is very less in comparison to the major countries. Next. If you see the different kind of food products which are prepared, I already have discussed. So number of products, I said more than 300 products. And mainly from the industrial point of view, if you look, this is not the tofu and other food products, but the other products like which are the part of processing. They come including the seed meal, and then different kind of products are prepared and marketed on a very large scale. Next please. You see the globally, as I already have mentioned these things, that Brazil is at the top, then USA, Argentina, China and India. So the main concern, and wherever there is a discussion in the government about the soybean productivity,
why soybean productivity is so low in comparison to the other countries of the world. You see almost 2.7 tons is the global average, and we still hanging between 1.1, 1.2 tons per hectare. So in comparison to that, almost less than 50% we have. But if you consider the other parameters, for example, the maturity, duration. In India, we have hardly 90 to 100 days soybean crops preferred because our farmers take almost 300% cropping intensity. Generally, 200% is very common. So in that case, when we make a comparison from the United States and Brazil, but I have seen there that they grow only one crop throughout the year, and they also take almost 120 to 140 days. The same is the condition in Brazil also, except some parts where 100 days crop is also taken. But large acreage is under the full maturity duration, which is more than 120 days. So, looking the per day maturity, then we are not far behind than the globally main countries. Even then, there are certain other challenges. You see, the all countries are growing GM soybean. GM soybean, particularly for herbicide tolerance, but at that time also have an increased level of disease tolerance, insect tolerance. So their yield levels are certainly better than our others. The main problem which we are facing in Indian conditions is the low fertility of our soil. You see the United States and Brazil, the organic carbon content is almost 1 or more than 1. Here we have less than 0.5. So the crop vigor is entirely different. Another point, as I already discussed about the maturity group, then the stresses. We face the biotic and abiotic, both kind of stresses. Sometimes we have very drought spells also. Other time, because this is a crop of the monsoon season, so mainly a continuous rain that creates a number of biotic stresses. This year itself we experienced that there was a very wonderful crop up to the flowering condition. And just after flowering, so many diseases appeared. And then we were surprised that how we will be able to harness the actual potential of the crop. Also, I would like to mention that when we make a comparison of the All India Coordinated Program, we are harvesting more than 2 tons per hectare as an average yield of more than 10 locations. But the average yield of the country is hardly 1.1. So this is the huge gap. And huge gap is to be filled by the expansion of the technology. Our genotype really have a potential of 3 or above 3 tons. But that is not realized that the farmers feel low input application. Farmers generally do not apply recommended fertilizer doses, recommended practices. We have recommended so many times this broad-based technology. Machines are available, government is subsidizing on that. And the only purpose is that broad-based technology very good to escape from both states. Under the conditions of continuous rains, it provides proper drainage. And when there is no rain and long dry spell, then also it supports up to a certain extent. So that is the technology, but all farmers are not adopting that. Then seed itself in Indian conditions is a huge problem. Because the crop is so where we have a high seed rate, almost 70 kg per acre is required. So whenever a new variety is released, it takes almost 5 years that its seed becomes available to the last farmers. So these are the different kind of challenges which we face, and we have to overcome all these challenges to realize the actual potential of our genotypes. Next, so this is the scenario of the last decade. You can see. I would like to mention here that area almost has remains sustainable or even increase we have seen.
Almost in the last 10 years, you can see, never it was less than 12 million. So it ranged between 12 to 13 million area and almost increasing every year. Production is very unsustainable. Sometimes we touched about 15 million tons in 2023, where our production was highest. But in the next year, again, we declined to the 13. So this actually happens due to the occurrence of biotech stresses. And we have to work hard to devise the different kind of technologies, how to remove these stresses. Next. This is regarding the Madhya Pradesh. Madhya Pradesh, of course, remained number one state. And this is the state which provided the support to the soybean. And in Madhya Pradesh, particularly this Malwa region. Malwa region, farmers also accept, if you talk to the farmers of old days, they will accept that soybean is the crop which is really giving them, contributed them to be the prosperous. Whatever prosperity of the farmers today we witness here, that actually in the initial time brought from the soybean. Now certainly farmers are taking much yield and remunerative crops like onion and garlic and potato. But that was not the HP 3 decades ago. So at that time when these almost all land, as I have known, it was fallow. So soybean was the crop which fulfilled this region, and now, still now, there is no other option to go for the other. We have so many talks that maize is coming up, certainly maize yield is increasing. But in that case, maize has another challenge, then maize will not survive under such monsoon conditions which soybean can face. Next. We were talking about this problem. Generally, what has been the trend that the monthly price, the market price of the soybean has been higher than the minimum support price. But from the last year, our farmers are under pressure, a lot of stress is there, that mandi prices are less than minimum support price. Government has announced 4,892 this year, and so much hue and cry was there about the moisture content, how it will be stored, so many problems. They were being discussed at that time, and still we face a lot of problem in procurement also. But even then, this is not the solution. Until unless industry comes up, the export increases, industry is in benefit, then farmers will automatically get the higher price. So that is the only sustainable solution. MSP is only a bymedia that if some year that kind of problems appears, then some kind of subsidy or discount or higher support price can be provided. Next please. Coming to the institute, at present, sir, our sanction strength is 101, 34 scientists out of their 25 position, 3 are on study leave, 9 are vacant positions, and technical staff 8 are vacant, and particularly administration 10 are vacant, so almost 31 posts are vacant, and that remains actually the challenge to fulfill the required mandate of the institute. Yes. Just to highlight what are our researchers area. When the institute was established as a national research center, the main theme of those NRCs across the globe was that they will be the site of genetic resource management. It was a consideration at that time that the multidisciplinary teams will work on a focused way to resolve the certain problems and basically to maintain the genetic resource. So still that is our main mandate. And soybean is a crop where almost 90% of the germplasm is exotic in nature, because this was not the crop being grown in country except a few regions like Himalayan states.
So we have almost 7,000 well-planned exceptions, and mostly were imported from the United States. So under the crop protection, production and social sciences, these are the mandate areas. Next, coming to the this year achievements 2024, we identified 2 varieties in the annual group meeting held in Dharwad. NRC 149 is actually the variety which is yellow mujib. So I would like to mention that yellow mujib is becoming a serious problem in many parts, including Punjab, Delhi, in Madhya Pradesh, in Jabalpur side also. So in those areas, the area is declining due to the occurrence of this yellow mujib. So we have come up with one variety, NRC 149. But the question is that only one resistance against one disease will not work. Because when the disease appears, so many diseases, a complex type of disease appears. So even with the resistance of one against one disease, we need to introduce the resistance almost all diseases. That will actually work. But this is our achievement this year. NRC 197 is a variety, food grade variety for the Himachal Pradesh and northern Himalayan states. So this is the first variety released as a food grade variety for those states. Then also we registered 2 germplasm NRC 252 for a very extra early maturity, 71 days only. And NRC 285, this is in KTI free and black seed coated variety. And I would like to mention that in some, for example, we have some area, Rajasthan also. In Rajasthan, lot of expansion area possibilities are there. If you see the western Rajasthan, I was talking to Dr. O.P. Yadav, the director of Kajri. He told that we need the variety, soybean variety, which are only 60 days of maturity, because there is no rain. So only a very short duration variety can survive there. So our efforts are there that we could be able to find out those kind of early maturing varieties also. Next. So this is the again description of the NRC 197, our variety which we identified for the Himachal Pradesh and Uttarakhand this time, and it is a food grade variety. Next. So this is also NRC 149 for North Plains zone and yellow mosaic resistant. Next. Coming to mentioning about the genetic resources, we are maintaining 6,120 here. And this year we procured 474 lines of soybean and glycine max. These are our works where we identified the genomic resources, the certain SNP markers were identified, and particularly we are working on now, last year one project was started on genome editing. So we are establishing the protocol for tissue culture and transformation. Already I have told that we have standardized the protocol for regeneration and transformation, but still it needs to a large scale validation. Next. Sir, in seed production, because we are a site of breeder seed production in our mandate, you can see in the last 5 years how we have grown up. In 2019, starting from 147 we are now, and 2024 we expect 1,650 quintals of the breeder seed. We have our soya processing and seed processing plant also, we are maintaining that. And now because our own varieties are getting popularity in almost all the country, so demand is coming up very high scale for the breeder seed. And this was the first year in the entire soybean, you see that we have a demand of more than 14,000 quintals, and we produced more than whatever the intended in total. Not only this sector, but all active sectors. So this was
a milestone which we achieved for the first time in soybean seed production program. You can see here that out of this 13,000 in 2023, 1,300 quintals, we produced 21,000. Next. Coming to the economic achievements, you already have seen that we standardize the soybean-based cropping systems and sustainable farming. In the morning, we have seen our economic experiments, very good experiments which we initiated about the sustainable production systems, including almost 6 different kinds of systems: conservation practices, conventional, integrated, organic, natural farming, and natural farming with intercropping also. Simultaneously, we also have the different kinds of cropping systems under conservation practices, where we are taking soybean, after that potato, and then followed by wheat. A very high productivity which we achieved last year, and we published one article also on that. So there is a kind of very highly remunerative cropping system in comparison to other which are very prevalent in this area. We have very good achievements under this microbiology also. Our own strains we have developed ready rhizobacterium deficits, and this we already selling this product. We have licensed this for a large scale commercialization in the different universities. Next. We did one study using GIS modeling to look at what are the different areas in country which are suitable for soybean cultivation. Government is nowadays talking about the diversification. You see the Punjab and Haryana, Uttar Pradesh, paddy, wheat, the cropping system which have created lot of problems and highly input intensive and highly water loving crops. So how to replace those cropping systems? Soybean may be one option. We studied on the basis of using more than 19 different parameters, environmental parameters in this study, that which are the different locations in the states where soybean may come very well. And we found, sir, you can see here, Madhya Pradesh is not coming highly good because the green color indicate a very suitable environment. So Madhya Pradesh, except this Malwa region, the other states are only in yellow, which is moderately suitable. But you see the Maharashtra highly suitable, most of the region you can see. And that's why the productivity of soybean is more in Maharashtra in comparison to Madhya Pradesh. Here in this on the left side you can see the Rajasthan, some of the area, particularly from this place to Kota. Entirely you travel for almost more than 150 kilometers, and both the sides of the road you will find only along this way, no other. So this is again a very suitable area. Next. You can see the Uttar Pradesh. I am very interested in the Uttar Pradesh to see, except few parts which are nearby to the Bihar. Otherwise, all this region is highly suitable. So here we have the scope to diversify, replace the paddy, but not at this product. It will require almost 3 tons per hectare product if we want that farmer to adopt the soybean in place of paddy. So that kind of invention is needed. Similar case what we have seen in the Punjab also, again highly suitable, but we need a productivity of 3.5 tons. Gujarat, very highly productive state. Here we are already harvesting 3 tons. And some of the Himalayan, for example, Manipur in Imphal, that is highly productive state, but area is limited. Otherwise, we have harvested up to 4 tons per hectare in some parts of the Gujarat and Imphal. Next. As I already told, sir, the diseases, particularly charcoal rot, rhizobacteria, anthracnose, yellow mosaic, and complex of
the most critical challenge before the swearing professional project. And the main reason why we have not been able to harness more than 2 tons per acre. Still, we do not have much technology to rectify these problems, and a lot of work is to be done. This year, we have made certain recommendations based on our experiments about the seed treatments with thiazolate methyl, and those you can read here. Next week, in entomology again, because the crop is of monsoon season, so many insect pests. We are working on the 2 different dimensions. One is regarding the other crops which are vegetable trap crops like suwa, which we recommend that if it is grown after 3 to 5 rows, that actually attract the other insects on that side, and they can be treated with the chemical and can be managed. And the other dimension which we are using the use of pheromones and pheromones. So those studies are going in collaboration with the Bengaluru Center, and we hope, as I was told by our entomology scientists, that certainly some good recommendations will come from that experiment. Next, in microbiology, already I have told you, we already have developed certain very indigenous strains from our center. You see the other parts of the history I was reading, that when soybean was introduced in India from the United States, they also introduced one particular strain for nodulation. So that was the approach. So we need to promote our indigenous strains, and very good results are coming, and our microbiologist is working on a number of strains, not only in this crop, but he has taken so many other crops also. And I hope that something very good will come from that experiment also. Next, coming to the transfer of technology, we are running a project DBT supported by Kisan Hub, and in that program actually being done in the Khandwa and Bagwani areas. So 10 trainings were conducted for 190 beneficiaries, 10 demonstrations conducted, and almost every month they are going in those villages and particularly demonstrating the BBF. Next, capacity building program. You can see our Dr. Tupari, very energetic person. He has done so many programs, and also in the micro this ABI center. We have so many requests from the Maharashtra, and Maharashtra government they have one scheme. What is that scheme? Smart. So in the SMART program, they are sending almost 2 times farmers every month. 2 trainings we are conducting to those farmers. They come here, they see what kind of products can be prepared from the soybean, and really very, very highly appreciated those technology. So you can see here number of trainings were conducted and how many farmers. And in addition to that, our institute is very highly visible on the social media platforms. Again, thanks to our extension scientists. Here, after IRI and Bengaluru, this Horticulture Institute, we are the 3rd institute on the basis of number of viewership. In case of YouTube, so many people are followers of our media platforms. You can see the IIH of Bangalore total views are more than 54 lakhs. Then IIH number is the 2nd place in the number of videos also, and we have the subscribers more than 30,000. So these are the certainly achievements which need appreciation. In addition to that, we also release the weekly advisories, and this time we are going to release one technical bulletin on that also. Each week, on the coming week, we in advance give that what is the possibility, what can happen, and what kind of practices farmers need to follow to take care of their crop. Next,
Demonstrations were conducted total 180 FLDs in Kharif season, and this is particularly one program which the government of Madhya Pradesh have sponsored to us to run a demonstration in 18 districts which are highly soybean producing districts. So we have taken 2 villages in each district where we are demonstrating a comparison of the early and normal maturity duration soybean followed by wheat. So soybean we already have demonstrated and very good results have come up. Now we are going to in this season to demonstrate the wheat also. Next. This is the status of our publications. Total publications 27. Our ranking is very good. We have at least one paper in very high impact journal, more than 15 mass rating. 5 papers were between 10 to 12, and 12 between 8 to 10, and 9 5 to 7. Next. Already we have visited our ABI center. We are developing a number of products here. Some startups, they have started already, they have demonstrated what kind of interests are there. The problem is the marketing. And of course, marketing needs support from the different financial institutions. Next. And here we also need some support. The government and the policy planners have to bring this crop under the food programs. If that kind of support comes, then only the soybean will reach to the menu of common man. This is regarding our liquid formulation of one stage, already has been commercialized. Next. This is the mentioning of the certain events which we conducted in 2024. Next. We conducted in the February, on 23rd February industry meet. Different representatives from more than 20 industries came here, showed their interest. But certainly, what kind of we need a kind of support on 2 basic grounds. One is participation. How we can participate for the mutual benefits. And also we need support under the CSR. I have requested many times, Pathak is here, he is an industry representative. So, because soybean is of the common interest, we are also working, you are also working in industry, need to support us in all these areas. Next please. On 15 November, we conducted one brainstorming session. This was an international brainstorming session where we have 5 different speakers from United States and Japan. They spoken on the different diseases and very good program was chaired by DDG. Next please. RAC meetings, IRC and all those events we conducted well in time. Dr. Datta Sahab is our chairman RAC, former DDG. Next please. This year we took some new initiatives. Next. You can see here the genome editing project. We could get the grant of more than 5 crores rupees. And because across the crops this time this grant was given. So we are also the part of that ISAC program. And for 3 different trades, you can see here seed and oil, photosynthesis and CD and insect resistance. For these 3 and also for the olic acid content, we are working on this. And I hope that we will be visiting genome editing lab and see the results. Next. This is the program which under demonstration which we are conducting in the 18 different districts, just to demonstrate what is the impact of the short duration and long duration soybean variety and what impact that will have on the subsequent crop on wheat. Particularly there is a perception among the farmers that they generally go for the very short duration variety, only 90-95.
But in that case, they lose it 3 to 4 quintal per hectare. For short duration varieties, certainly have the penalty also. But we advocate that if you are following a soybean wheat cropping system, in that case, you need not to go for short method. You have sufficient time. Just go for more than 100 days and harvest almost more than 15 quintals, even 20 quintals per acre, rather than going for the short duration. So both we are advocating through the demonstrations. Next, we adopted last year one village Memdi, again with the support of KVK here, IRI regional station there, and we conducted number of experiments in that based on the soybean. I hope next year we will be able to conduct these experiments also in that way. And the basic concept is that to show the farmers all the latest technology, including the varieties, BBL, biotic spacing management, seed treatment. The farmer generally do not go for the seed treatment. So we did a number of experiments and just we listed in the last month itself, and farmers were really very happy with our varieties and with our other technologies. Though this was not a favorable season for the soybean, but still they were able to harvest more than 15 quintals. Next. Coming to the infrastructure, you can see here that this particular mandap, the dome was inaugurated on the 15th November. So the first program is going on with this, and we see this is a very good facility to conduct this kind of programs in the future. And ABI Center was also inaugurated. Next. We also developed 2 sick plots. So that those have been because they require isolated plots. So we selected 2 plots in the residential area because that is far away from here. So one for anthracnose and another for charcoal. And I hope that this will serve as a screening nursery there. And in addition to this, we also have some repairing and maintenance works, purchased almost more than 87 lakhs rupees equipment last year, and broadening of the road. So many initiatives in the infrastructure development. For the next year, we have our plan to construct some net house, then speed breeding facility we have to develop here. One water pond is to be developed to ensure the irrigation facility, and also have to plan to construct one farm shed with a cost of more than 2 crores. So these are our plans for the next year. Next week. So genome editing lab has been developed. Next. So with this, I thank you for patience hearing and welcome again for this 38th foundation. Thank you very much. साथियों, जब भी तिलहनी फसलों की बात होती है, सोयाबीन इन सभी फसलों में प्रथम स्थान पर आती है एवं भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इसका उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए सतत कार्यरत है। अब जब सोयाबीन उत्पादन का तकनीकी के प्रचार प्रसार के लिए हमारा संस्थान निरंतर कार्य कर रहा है, हमारे संस्थान की आईसीटी टीम डॉक्टर दुपारे, डॉक्टर सविता कोले, डॉक्टर श्री राहुल डोमरे ने एक फिल्म का निर्माण किया है। आप सभी को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि इस फिल्म का निर्माण पूर्णतः हमारे संस्थान में ही किया गया है। इसके निर्माण के में कोई बाहरी सहायता नहीं ली गई है। इसमें दिखाए गए सभी चलचित्र भी संस्थान के ही हैं। आइए इस फिल्म के माध्यम से सोयाबीन एवं भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें।
the grain of golden prosperity, has continued to occupy the premier position among the oilseed crops grown in India for 2 decades. The crop has डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर मृणाल कुचलान, डॉक्टर पूनम कुचलान एवं संस्थान के निदेशक डॉक्टर के सिंह सर हैं। मुख्यतः सोया कृषकों के लिए उपयोगी यह प्रकाशन सोयाबीन की खेती बाबत अभी तक की नवीनतम जानकारी का समावेश है। अगला प्रकाशन है तकनीकी बुलेटिन, जिसका शीर्षक है सोया कृषकों के लिए साप्ताहिक सलाह। विगत 10 वर्षों से हमारे सोया किसानों के लिए सोयाबीन फसल के दौरान प्रत्येक सप्ताह सोमवार को कृषकों के लिए साप्ताहिक सलाह दी जाती है। यह पहले PDF के रूप में रहती थी, तत्पश्चात इसमें तस्वीरों का समावेश भी किया गया और इसका वीडियो संस्करण भी आ गया है। YouTube के चैनल पर इस वर्ष जो भी साप्ताहिक सलाह दी गई उसे एक पुस्तक के रूप में संजोया गया है, जिसका विमोचन आज किया जा रहा है। इसके लेखक, संकलक एवं संपादक हैं डॉक्टर BU दुपारे, डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा, डॉक्टर राघवेंद्र नरगुण, डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा, डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर मृणाल कुचलान, डॉक्टर पूनम कुचलान व डॉक्टर के सिंह सर। अगला प्रकाशन अंग्रेजी में है। सोयाबीन germplasm catalog. This contains brief information about 4,000 indigenous as well as exotic germplasm being used for screening for various traits in India. The work is carried out jointly by the Institute, Scientist and University of Agricultural Science, Bangalore. The catalog compilation and editing work is done by the team, which includes Dr. Mangala Rajesh, Dr. T. Onkarappa, Dr. Sanjay Gupta, Srimati Manasa N, Dr. V. Natraj, Dr. Ganesh Sarpute, Dr. Shiva Kumar M, Dr. Savita Kaule, Dr. Soumya H, and Mr. Praveen.
कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे संस्थान के सेवानिवृत्त कर्मचारी या इस वर्ष सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों का सम्मान किया जाएगा। आगामी वर्ष में संस्थान की सेवाओं से औपचारिक रूप से सेवानिवृत्त होने वाले 4 कर्मचारियों को उनके द्वारा संस्थान के विकास एवं उपलब्धियों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए आज सम्मानित किया जा रहा है। इस कड़ी में मैं सबसे पहले श्री संजय कुमार पांडे, मुख्य तकनीकी अधिकारी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। श्री संजय कुमार पांडे ने 16 अगस्त 1989 से इस संस्थान में फसल सुधार अनुभाग में कार्यरत हैं। वे दिनांक 31 जनवरी 2024 को संस्थान की सेवाओं से सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। को आमंत्रित करना चाहती हूँ। वे हमारे संस्थान में वाहन चालक के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने 15 फरवरी 1988 में संस्थान की सेवाएं ज्वाइन करी और दिनांक 30 अप्रैल 2024 को संस्थान की सेवाओं से सेवानिवृत्त होने वाले हैं। सभागार में उपस्थित हैं क्या? श्रीमती चुनकीबाई, अगली कड़ी में मैं श्रीमती चुनकीबाई कुशल सहायक कर्मचारी को आमंत्रित करना चाहती हूँ, जो इस वर्ष 30 अप्रैल 2024 को संस्थान की सेवाओं से सेवानिवृत्त होने वाली है। श्रीमती चुनकीबाई 30 अप्रैल 2025 को संस्थान की सेवाओं से सेवानिवृत्त होने वाली है। उत्पादन की विभिन्न तकनीकियों के
प्रचार प्रसार विस्तार के लिए भारत सरकार की विभिन्न परियोजनाएं संस्थान के द्वारा क्रियान्वित किए जा रही है, जिसमें कई ग्रामों में कृषकों के खेतों में डिमॉन्स्ट्रेशन लगाए जाते हैं। उत्पादन के आधार पर विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत उन्नत सोया कृषक पुरस्कार के लिए 6 कृषकों का चयन किया गया है। इसमें सर्वप्रथम TSP परियोजना में श्री भीम सिंह चौहान झिरनिया जिला खरगोन को चयन किया गया है। इन्होंने NRC 142 का उत्पादन किया एवं सर्वाधिक 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन प्राप्त किया खरीफ वर्ष 2024 में। जिला सीहोर इन्होंने NRC 142 का 23 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन प्राप्त किया है। इन्हें उन्नत सोया कृषक पुरस्कार दिया जाता है। जो कुल 18 जिलों में चल रही है, उसमें कुल 18 जिलों में से श्री किशोर पाटिल जिला बुरहानपुर इन्होंने NRC 142 की 23 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उत्पादन प्राप्त किया है। वो अभी सभागार में उपस्थित नहीं हैं, उनका पुरस्कार हम उन्हें प्रेषित कर देंगे। अगली कड़ी में मॉडल ICR ग्राम, इसमें 2 किसानों का चयन किया गया है। प्रथम श्री घनश्याम केलवा मेमती महू जिला इंदौर, इन्होंने NRC 150 किस्म का 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन प्राप्त किया है। द्वितीय श्री भीम सिंह केलवा, ये भी ग्राम मेमती महू जिला इंदौर से हैं, इन्होंने भी NRC 150 किस्म का 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन प्राप्त किया। मेरा गांव मेरा गौरव संस्थान में 25 गांवों में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें से श्री दिलीप खरे खातोर जिला इंदौर को उन्नत सोया कृषक पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। इन्होंने NRC 142 किस्म में 23 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन प्राप्त किया है।
कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम संस्थान के सर्वश्रेष्ठ कर्मचारियों को पुरस्कार वितरित करेंगे। इसमें कुछ 6 पुरस्कार दिए जा रहे हैं। इंडिविजुअल कैटेगरी में सर्वप्रथम विशिष्ट कार्यकर्ता पुरस्कार वैज्ञानिकों की श्रेणी में सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक का पुरस्कार दिया जा रहा है डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा को। आप सस्य विज्ञान विषय के वैज्ञानिक हैं तथा सोयाबीन उत्पादन की सस्य क्रियाओं जैसे बोने की पद्धतियाँ, खरपतवार पोषण प्रबंधन जैसे पद्धतियों पर अनुसंधान का कार्य करते हैं। साथ ही आप संस्थान की SCST परियोजना के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का भी संचालन कर रहे हैं। प्रशासनिक श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रशासनिक कर्मचारी का पुरस्कार दिया जा रहा है श्रीमती प्रियंका सावंत को। वे यहाँ पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। विशिष्ट कार्यकर्ता पुरस्कार दिया जा रहा है जो संस्थान के प्रक्षेत्र व प्रयोगशाला में विभिन्न कार्य में सर्वश्रेष्ठ कार्य करती है। प्रथम है श्रीमती फुल्की बाई। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप कृपया मंच पर आएं और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। श्रीमती फुल्की बाई। द्वितीय पुरस्कार श्रीमती रुमली बाई। मैं अनुरोध करती हूँ कि श्रीमती रुमली बाई मंच पर पधारें एवं अपना पुरस्कार प्राप्त करें। वर्ष 2023-24 के लिए उत्कृष्ट टीम वर्क के लिए 2 पुरस्कार दिए जा रहे हैं। इसमें से पहला पुरस्कार वर्ष 2023-24 के दौरान 100% फंड उपयोग के हेतु प्रशासनिक वर्ग को उनके द्वारा किए गए कार्य तथा उनके सराहनीय योगदान हेतु उत्कृष्ट टीम पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। यह पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मैं श्रीमती प्रियंका सावंत सहायक प्रशासनिक अधिकारी को आमंत्रित करती हूँ। साथ ही टीम के सभी मेंबर श्री रविशंकर कुमार, श्री रवि मांडवकर, श्री राम सिंह कटारिया, श्रीमती रूपाली टिकाड़े, श्री अविनाश कलंके, श्री विशाल शर्मा, श्री रोहन चौहान, सुश्री श्रद्धा गुप्ता, श्री अनिल करासो, सुश्री ममता पुरोहित, सुश्री आंचल जैन, इन सभी को ग्रुप फोटोग्राफ के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ।
वर्ष 2024 के दौरान कम समय अवधि वाली एक अन्य सोयाबीन किस्म NRC 165 का नोटिफिकेशन हुआ है। इसके प्रजनक संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर संजय गुप्ता सर को मैं अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आएं और प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो प्राप्त करें। साथ ही इनकी टीम डॉक्टर GK सातपुते, डॉक्टर गिरिराज कुमावर, डॉक्टर शिवा कुमार M, डॉक्टर बंगाला राजेश, डॉक्टर V नटराज, आप सभी से भी अनुरोध है कि आप मंच पर पधारें। जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है एनवायरमेंटल साइंस का, उसमें इनका शोध पत्र प्रकाशित हुआ है। इनकी जो एक छात्रा थी ऋचा अग्निहोत्री, इनके मार्गदर्शन में उन्होंने एक कार्य किया, उसका एक पुरस्कार। अब मैं डॉक्टर JP सिंह सर, अध्यक्ष क्षेत्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र से अनुरोध करती हूँ कि वे 2 शब्द। Good morning. Respected Chief Guest Dr. Major Singh Saab, Respected Director Dr. K. Singh Saab, former Director Dr. Vadia Saab, Soba Director Pathak Saab, and my friends, I am very much happy and delighted to be here and to see that how an institute is emerging very fast and celebrating his foundation day in a very such beautiful manner, in which he is maintaining is the research pace and also the maintaining the harmony. Actually, I am very much happy with the last night cultural program, because this type of program also make us very energetic, and many things we have forget in this when we organize this type of programs. So on the behalf of IERI, on the behalf of myself, I am also congratulate you all for a successful conduction of 38th Foundation Day, and hope this institute will reach new heights under the dynamic leadership of Dr. K. Singh and the very good soyabean team. Thank you very much. अगली कड़ी में मैं डॉक्टर DM पाठक, अध्यक्ष सोपा इंदौर से अनुरोध करती हूँ कि इस अवसर पर 2 शब्द कहें। थैंक यू। आपने बोला 2 शब्द कहें तो मुझे ज़्यादा नहीं बोलना पड़ेगा। मुझे बड़ा नॉस्टैल्जिया है ना, पुरानी यादें ताज़ा होती हैं। 1994 में जब मैं पहली बार सोपा में आया था तो मुझे इस इंस्टीट्यूट में आने का मौका मिला था। डॉक्टर भटनागर डायरेक्टर थे उस वक्त। इतना काम तब से अब तक हुआ है, देख के काफ़ी लगता है कि एक गर्व सा महसूस होता है मुझे यहाँ आके कि देखिए कितना काम किया है। अब मुझे याद है 1987 में सोयाबीन की उपज 588 किलो थी पर हेक्टेयर, जो अभी बढ़ के 11, 12, 1300 तक हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि डबल से ज़्यादा हमने इसको बढ़ा पाए हैं। 14 लाख हेक्टेयर में सिर्फ सोयाबीन होती थी, 8.5 लाख टन पैदा होता था। अभी 125-30 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन होती है और 130 लाख टन की उपज है। यानी ये एक रिमार्केबल अचीवमेंट है जो कि सोयाबीन अनुसंधान ने हिंदुस्तान में पाई है। इसको फसल को अच्छी तरह इम्प्रूव किया है। काफ़ी हमले सोयाबीन को होते रहते हैं लोगों की तरफ से, इसकी उपज कम है, ऑयल क्रॉप नहीं है, हमको क्यों उगाना चाहिए। इम्पोर्ट लॉबी है जो चाहती है कि सोयाबीन हिंदुस्तान में क्यों की जाए, ये जाने बिना कि ये इतनी इंपॉर्टेंट क्रॉप है, फूड क्रॉप है हमारे लिए। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इसको फूड क्रॉप के रूप में लेना चाहिए। अभी मैंने देखा ये मैप जो बनाया है रिसर्च का, मुझे याद है 3 साल 4 साल पहले मैंने सजेस्ट किया था कि एक ऐसा रिसर्च होना चाहिए, और अनुसंधान ने वो रिसर्च कर भी लिया और इतना शानदार मैप बना भी लिया है।
डॉक्टर साहब से गुजारिश है कि ये इसको थोड़ा आगे बढ़ा के सरकार की नज़रों तक लाया जाए, ताकि वो इस पर एक बड़ा प्रोग्राम चलाएं और सोयाबीन की उपज और बढ़िया करने में काम करें। धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। अब मैं इस कार्यक्रम का विशिष्ट अतिथि डॉक्टर BS भाटिया सर, पूर्व निदेशक भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान से अनुरोध करती हूँ कि अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। थैंक यू। आज के प्रोग्राम के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर तोमर सिंह जी, मेजर सिंह जी और इस संस्थान के निदेशक डॉक्टर KH सिंह जी, डॉक्टर मिस्टर पाठक, मिस्टर JB सिंह जी, मिस्टर दुपारे और पूरी सोयाबीन फैमिली। आज इंस्टीट्यूट का 38 फाउंडेशन डे है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इसमें आज सम्मिलित हुआ हूँ। इस अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और अभी सिंह साहब ने सोयाबीन के बारे में बताया, इंस्टीट्यूट की हिस्ट्री के बारे में बताया और सोयाबीन में जो प्रॉब्लम्स हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी में जो प्रॉब्लम है उनके बारे में बताया। तो आई एग्री विथ हिम और मैं आपका ज़्यादा समय ना लेकर मैं नहीं लेना चाहूँगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो आप प्रकाशन का जिनको विमोचन किया है यहाँ से, उन प्रकाशन के लिए मैं इंस्टीट्यूट को और उसके ऑथर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आशा करता हूँ कि ये जो प्रकाशन हैं वो सोयाबीन रिसर्चर के लिए भी और किसानों के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे। आज जो कर्मचारी रिटायर हुए हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि ऑल द बेस्ट, वेरी हैप्पी रिटायर्ड लाइफ। आप अपने ज़िंदगी के बहुत सारे साल जो ICR को दिए हैं और इंस्टीट्यूट को दिए हैं, वो आपका ये टाइम है कि जब आप अपने शांति के साथ, फैमिली के साथ बिताएं। और जिनको आज पुरस्कार मिले हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि जिनको नहीं मिले हैं वो भी इतनी मेहनत से काम करेंगे ताकि आप आगे आपको पुरस्कार मिल सके। और एक बार फिर आपको 38 फाउंडेशन डे की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। हमारे साथ जूम लिंक से डॉक्टर RK माथुर, निदेशक IIOR जुड़े हैं। मैं उनसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि वे अपने उद्बोधन से अनुग्रहित करें। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो 38वां स्थापना दिवस। मुझे अपना समय याद आ रहा है जब मैं सितंबर 1993 से मार्च 94 तक सब्जेक्ट मैटर ट्रेनिंग में, उस समय नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सोयाबीन था, वहाँ पे जो मुझे सब्जेक्ट मैटर की ट्रेनिंग मिली। और उस समय डॉक्टर भटनागर सर डायरेक्टर थे, डॉक्टर SP तिवारी सर हमारे हेड हुआ करते थे। और डॉक्टर भाटिया सर जो जस्ट बिफोर हिम KSI के डायरेक्टर अकाउंट्स ऑफिसर करते थे। सो हमारी पहली सैलरी हमें जो भाटिया साहब के थ्रू मिली थी। और डॉक्टर KS सिंह साहब, अपना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। मैं सोच रहा था कि क्या मिस हो गया, लेकिन आपने अवार्ड्स में भी है जो हर एक कैटेगरी को इन्वॉल्व किया है। सो वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ये मेरे लिए भी बहुत सीखने की बात है। और आपका जो सोशल मीडिया जो है वो बहुत ही एक्टिव है। आज जो ICR में 3rd नंबर पे आना, क्योंकि मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ कि कैसे सोशल मीडिया पे एक्टिव होके कैसे हमें जो वी कैन रीच आउट टू मोस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स। लेकिन जो ऊपर से मुझे मिलना होगा कि कैसे है जो ये संभव कर रहे हैं। एंड टुडे यू आर द 3rd पोजीशन इन ICR, बहुत बहुत बधाई। इसके साथ साथ आपके जो पब्लिकेशंस आए हैं, क्वालिटी पब्लिकेशंस और जो टेक्नोलॉजी आई है, आई थिंक दे आर रियली कमेंडेबल। Appreciation to all scientists and their directors for hard work they have done. मैं देखा था जब 6 साइंटिस्ट थे आप लोग 93 में, और जो एक हाथों विलेज जो अडॉप्ट कर रहे थे और इतना अच्छा काम कर रहे थे, तो उस समय हमें लगा कि कम साइंटिस्ट भी कैसे कर रहे हैं।
but that is really wonderful. Again, we advocates of villages. इसके साथ साथ मैं आपको ये जरूर कहूँगा कि आपकी जो एरिया यूनिट है वो पिछले जब आया था विजिट में बहुत ही एक्टिव है। तो आप हमें अपना जो भी ICAR इंस्टीट्यूट का मैं कहता हूँ, वी हैव टू इम्प्रूव और रीच आउट टू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। सो उस वे में जो आपका काफ़ी अच्छा है, इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ पाठक साहब जो बैठे हुए हैं, तो पाठक साहब आपको भी सपोर्ट करना होगा इंस्टीट्यूट को, CSR की फंडिंग कुछ न कुछ एक्सटेंड करनी होगी। एंड द सिचुएशन इज दैट दिस कंस्ट्रेंट सिचुएशन इज गोइंग टू फर्दर कंटिन्यू as far as manpower is concerned, as well as financial contingency, those things are concerned. These things are going to continue. यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट का मेल मिलाप होना बहुत जरूरी है। और जो टेक्नोलॉजी आई है, वंडरफुल टेक्नोलॉजीज आ गई, लेकिन जब आप बायो पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर की बात करते हैं, जब आप कॉमर्शियल लेवल पे जाते हैं, तो वहाँ पे जो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है क्वालिटी आस्पेक्ट, दैट नीड्स टू बी टेकन। और जैसा कि ऑयल सीड है कि ये नॉट ओनली दिस इज ऑयल सीड बट इट इज फूड क्रॉप आल्सो। तो उस केस में ऑर्गेनिक कल्टीवेशन, नेचुरल फार्मिंग बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसे जो भी आपको बताया कि क्या डिजीज पेस्ट की प्रॉब्लम रहती है, सो इट इज अ बिग चैलेंज फॉर द साइंटिस्ट आल्सो हाउ टू कोप अप विद द ऑर्गेनिक कंसेप्ट एट द सेम टाइम दिस डिजीज एंड पेस्ट आल्सो। और आई एम रियली वेरी हैप्पी डॉक्टर KSN, आप बधाई के पात्र है कि आपने जो डिलिमिशन किया है एरिया का, which is the suitable area, which is the most suitable area, that really needs to be taken to policy makers and these entrepreneurs also, that these are the areas which are very suitable and we should concentrate on area expansion of this. Area expansion की बात में quality area expansion है। तो उस केस में आपकी जो स्टडी है वो ऐसे बहुत हेल्प करेगा। It is picking up more in Maharashtra. You have already answered this one. Now these next things can go to these policy makers. They need to be apprised and then they need to be guided that these are the areas which are very suitable and these are the areas where we should concentrate. And 4 tons की productivity realization of farmers, it is a Herculean task, big task which people have accomplished. So फिर आप लोगों को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे फाउंडेशन डे में आई एम पार्ट ऑफ दिस। और मुझे लगता है कि मैं तो इस बच्चा ही था, नया साइकिल ज्वाइन हुआ था और जो इस सिस्टम में मुझे काफ़ी कुछ जो सपोर्ट किया है। एक सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि जो इंटरक्रॉपिंग सिस्टम है उसको है जो स्ट्रेंथन किया जाए। और मैं जो जिस समय जो अमरेली साइड में गुजरात में विजिट पे था, तो मैं देखा था कैस्टर में सोयाबीन का इंटरक्रॉपिंग फेसबुक पे पोस्ट भी किया था। सो उसका जो विच आर द इंटरक्रॉपिंग सिस्टम विच आर सुटेबल, और वो जो इंटरक्रॉपिंग वो कहाँ पे हो रही है, उन एरिया में जो सोयाबीन इंटरक्रॉप आल्सो कैन बी प्रमोटेड। तो उससे विन-विन सिचुएशन रहेगी। इंस्टेड ऑफ कॉम्पीटिंग विद ईच अदर वी कैन गो विद द 2-3 कंपोनेंट्स क्रॉप टुगेदर। तो उसमें क्या होगा कि फायदा होगा। अगर नहीं तो हम लोग आपस में कॉम्पीट करते हैं, कभी किसी पल्स का एरिया बढ़ जाता है, कभी किसी ऑयल सीड का बढ़ जाता है, किसी का कम हो जाता है। सो इंस्टेड ऑफ दैट वी शुड गो टुगेदर विद ईच अदर so that cropping system approach में ही profitability and productivity can be improved. With this, thank you very much for inviting to this program, and I really feel blessed. A lot of learnings are there from your presentation and from the way you are celebrating this program. Dr. Major Singh sir is there, horticulture का staff है, and we used to really interact very frequently together. Our online system are there. And then I have seen that lot of work he has done in onion gardening and many vegetable crops. So thank you very much, sir. Thank you very much for giving me opportunity to interact with you. I wish this institute is still a very bright future. Thank you very much. Namaskar. धन्यवाद महोदय। अपने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर मेजर सिंह सर, सदस्य कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल, भारत सरकार को स्थापना दिवस व्याख्यान के लिए निवेदन करती हूँ। सभी को नमस्कार। डॉक्टर KS सिंह जी, द डायरेक्टर ऑफ दिस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन, डॉक्टर भाटिया जी, इस संस्थान के भूतपूर्व निदेशक, डॉक्टर पाठक जो इंडस्ट्री ग्रुप से जुड़े हुए हैं,
डॉक्टर जंग बहादुर सिंह, जो इस इंदौर के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं रीजनल स्टेशन के व्हीट के, डॉक्टर जुकरे जी, हमारे सभी वैज्ञानिक गण, कर्मचारीगण, बहनों और भाइयों, ये मेरा पहला विजिट है इस संस्थान का, और इस अवसर पर मैं सभी आप लोगों को बधाई देता हूँ। आप लोग 38वां यानी कि 37 साल हो गए इस इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश हुए, एक लंबी जर्नी होती है। सबसे पहले तो मैं डायरेक्टर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस अवसर पर याद किया, और ये बड़ा टाइमली था क्योंकि नवंबर का पूरा महीना, दिसंबर का फर्स्ट वीक, हम लोग इंटरव्यूज में बिजी थे, ARS के इंटरव्यूज में, सुबह से लेकर शाम तक इंटरव्यू ले करके सर बनना गया था पूरा। ये बोला कहीं रिलैक्स किया जाए। जब इनका फोन गया तो हमने कहा इससे बढ़िया अवसर नहीं मिलेगा, चलो 2 दिन इंदौर रिलैक्स करते हैं, फिर ठीक हो जाएगा थोड़ा सा मूड। और वाकई यहाँ आकर के बहुत बढ़िया लगा। कल का आपका कार्यक्रम इतना अच्छा लगा मुझे कि वैसे तो पिछले 2 सालों में मैंने करीब 10 संस्थानों के फाउंडेशन के प्रोग्राम को अटेंड किया है, लेकिन ये जो कार्यक्रम कल वाला था ये पहली बार देखा हमने किसी संस्थान में। पता क्या है कि फाउंडेशन डे है आपका अपना प्रोग्राम है, और जब तक कि पूरी फैमिली, सोया फैमिली जिसे हम कह सकते हैं, मिल करके एंजॉय नहीं करें तब तक मज़ा नहीं आता। और ये कल हमने देखा किस तरह से आप लोगों ने एंजॉय किया, और आप ही द्वारा बनाए हुए कार्यक्रम देखे हमने, और विश्वास कीजिए बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि और लग रहा था कि कितना मेहनत किया होगा आप लोगों ने इसको बनाने के लिए। आज आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो कल तो फैमिलीज का था, आज आप लोगों का, तो फिर एक बार आप लोगों को पुनः बहुत बहुत बधाई हो। मेरा सोयाबीन से इंट्रैक्शन बहुत पुराना है, क्योंकि मुझे याद है कि मैं जब नॉर्थ ईस्ट में ज्वाइन किया था एज ए साइंटिस्ट, तो मुझे जिम्मेदारी मिली थी कि नॉर्थ ईस्ट में क्या संभावनाएं हैं सोयाबीन की, इस पर कुछ काम कीजिए। तो मैंने इस संस्थान जब शुरू में बना ही था संस्थान, मुझे याद है भटनागर साहब यहाँ के डायरेक्टर हुए थे और हमारे गुरु थे, भटनागर में मुझे पढ़ाए हुए थे। तो मैंने उनसे, और जबलपुर जो आपका यूनिवर्सिटी है वहाँ से, पन्नगर से, चूँकि मैं वहीं से स्टूडेंट था, करीब 12-15 वैरायटीज ले करके 2-3 साल वहाँ इवेल्यूएशन किया था नॉर्थ ईस्ट में सारे स्टेट्स में, और बहुत ही बढ़िया मुझे उसकी जो क्षमता में दिखाई पड़ी थी। नॉर्थ ईस्ट में इसकी बहुत बढ़िया क्षमता थी, उपज बहुत बढ़िया थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन चूँकि इसका जो यूज है इंडस्ट्रियल यूज ज़्यादा था और कंजम्पशन वैसे कोई हो नहीं सकता, इसलिए मार्केट की समस्या के कारण वहाँ हो नहीं पाया। लेकिन अभी भी अगर ट्राई किया जाए तो नॉर्थ ईस्ट में इसकी असीमित संभावना है, स्पेशली सिक्किम में मैं रहा हूँ, 5 साल देखा हूँ, वहाँ इसकी बहुत बढ़िया उपज है। एक ही परेशानी है, क्योंकि वहाँ रेन ज़्यादा होता है, तो अगर लेट रेन हो गया तो जर्मिनेशन की समस्या है, फली में ही जमने लगता। उस पर हमने काफ़ी भेजा था रिपोर्ट यहाँ भटनागर साहब को कि ये अगर समस्या को सॉल्व कर दिया जाए, नॉर्थ ईस्ट कैन बी ए गुड प्लेस। उसके बाद फिर मैं सब्जी अनुसंधान चलाया और क्राफ्ट छूट गया मुझसे, लेकिन वहाँ भी सोयाबीन पर थोड़ा सा हम लोगों ने किया था, वेजिटेबल सोयाबीन के लिए, क्योंकि और मुझे याद है मैंने रामजी सिंह को बुलाया था, डॉक्टर आरजे सिंह जानते हैं, और एक 1 ईयर वर्कर हैं सोयाबीन के, US में काम करते हैं, एक लेक्चर के लिए आप दीजिए हमें, और उन्होंने लेक्चर जो दिया था तो फैसिनेटिंग,
उन्होंने वाइल्ड स्पीसीज को लेकर के जो क्लासेस बनाए रहते हैं, बहुत बढ़िया वर्क उन्होंने। तो उस तरह का काम भी यहाँ होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे रेजिस्टेंट सोर्स हैं ज़्यादातर वाइल्ड स्पीसीज में है, और क्रॉसिंग इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। फिर मैं पुणे डायरेक्टर हो गया तो वहाँ भी सोयाबीन फॉलोड बाई ओनियन, ये सबसे बढ़िया क्रॉपिंग सिस्टम वहाँ दिखाई दिया हम लोगों को, इसको रिकमेंड किया गया। और महाराष्ट्र जैसे कि आपने दिखाया बहुत ही पोटेंशियल एरिया है सोयाबीन का, और ये सीक्वेंस है सोयाबीन फॉलोड बाई ओनियन, बहुत बढ़िया आता है। सबसे ज़्यादा फायदेमंद वही साबित हुआ था, क्योंकि ट्राई किया गया था जैसे मेज फॉलोड बाई ओनियन, लेकिन उसमें उतना बढ़िया नहीं आया। इसमें क्या होता है कि फर्टिलिटी मेंटेन रहती है, जो कि फिर ओनियन उसका यूज़ करता है। यहाँ के वैज्ञानिकों से भी हमारा इंटरेक्शन था, डॉक्टर अनिता रानी से काफ़ी मुलाकात होती थी। इन प्रोजेक्ट में हम लोग थे, जो नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन ट्रांसजेनिक क्रॉप्स है, तो रहा है हमारा इंटरेक्शन सोयाबीन से। लेकिन हमारी ये विजिट पहली बार हुई। आपका जो प्रोग्रेस देखा बड़ा अच्छा लगा कि इंस्टीट्यूट सतत प्रोग्रेस कर रहा है। और मान लीजिए जो हमारे रिटायर्ड लोग हैं, जैसे डॉक्टर भाटिया जी हैं और भी कुछ रिटायर्ड लोग यहाँ आए होंगे, उनके लिए ये बड़ी सुखद घड़ी होती है, क्योंकि ये संस्थान जो होता है जहाँ आप काम करते हैं वो आपके बच्चे की तरह हो जाता है। तो जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है और आगे बढ़ता है, वैसे वैसे खुशी होती है। उसी तरह इस संस्थान भी है। तो हमारे रिटायरमेंट के बाद भी लगाव रहता है संस्थान से, जहाँ आप काम किए हैं, और जब उस संस्थान में अच्छे काम और होते हैं तो खुशी मिलती है। तो हमें उम्मीद है डॉक्टर भाटिया साहब को भी इस बात की खुशी होगी कि संस्थान अच्छी तरह प्रोग्रेस कर रहा है। और डॉक्टर के सिंह, हमने देखा इस आपके जो एक्सपेरिमेंट वगैरह आज अच्छा लगा, स्पेशली जो आप लोगों ने वो एक्सपेरिमेंट प्लान किया है, डॉक्टर कौन एग्रोनॉमिस्ट ने हमें दिखाया था, वो बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट है, मान लीजिए इसको, क्योंकि उसमें आपने सारी चीज़ें ली हुई हैं, इंटीग्रेटेड से लेकर के नेचुरल फार्मिंग, और एक अच्छा कंपैरिजन मिलेगा। लेकिन उसको ऑनेस्टली करने की जरूरत है, जिससे कि उसका जो मैसेज है वो ठीक ठाक रहे। और जब उसे ऑनेस्टली करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें क्या है। इसी तरह का एक्सपेरिमेंट हमने भोपाल में देखा था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस में, जब नेचुरल फार्मिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग का उन्होंने कंपेरिजन किया था, और बड़ा क्लियर मैसेज था। 2 साल का एक्सपेरिमेंट था। जब ये बहुत ज़्यादा प्रेशर आया ऊपर से, कि मैं उसमें डायरेक्टर था यूनियन गार्डन में, तो भैया आप नेचुरल फार्मिंग पे काम कीजिए, सारे संस्थानों को लिखा गया था, तो हम लोगों को तो पता ही नहीं था नेचुरल फार्मिंग है क्या। तो मैंने खुद बजट किया था भोपाल का, क्योंकि वहाँ काम चल रहा था, मैंने देखा था। लेकिन देख करके उन्होंने कहा कि इसका बहुत इसको तो नहीं है, लेकिन ठीक है, जब प्रेशर आ रहा है हमें करना तो वही है। और 2 साल में जो इसे यहाँ हम लोगों ने हमको लिया कि नेचुरल फार्मिंग की जो रिडक्शन है, इट इज़ वेरी हैवी रिडक्शन। दूसरी से सबसे बड़ी समस्या है, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट तो कर रहे हैं, सारे लोग प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन हमने ब्रीडिंग नहीं की इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के लिए। हमारी जो ब्रीडिंग हुई है ज़्यादातर वो फर्टिलिटी, हाई फर्टिलिटी के लिए हुई है। तो अब ज़रूरत है, जब सारे लोग ऑर्गेनिक कर रहे हैं, तो हमें ये भी ज़रूरत है कि हम उस कंडीशन के लिए, नेचुरल फार्मिंग के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए वैरायटीज़ भी डेवलप करें, जिससे किसानों का नुकसान कम से कम हो, हमें फायदा। अब सोयाबीन बेसिकली प्राइमरली हमारे ख्याल से इंडस्ट्रियल क्रॉप है, क्योंकि इसका कंजम्पशन डायरेक्ट नहीं हो पाता है। इसको इंडस्ट्री से जोड़ना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो किसान पैदा कर रहा है खुद तो कुछ कर नहीं सकता, उसको इंडस्ट्री ही यूज करती है। तो
जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज आएंगी उतना ही आपका सोयाबीन का एक्सपेंशन होगा और किसानों को तभी अच्छा प्राइस भी मिलेगा। प्राइस आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ना किसानों के ऊपर डिपेंड करता। प्राइस डिमांड और सप्लाई पे है, और जब इंडस्ट्री आ जाती है, इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, तो थोड़ा सा दिक्कत तो होती है, क्योंकि उनको अपना मुनाफा देखना है, किसान को अपना मुनाफा देखना है। लेकिन जरूरी है कि सामंजस्य हो, जिससे कि किसानों को उनकी उपज का भरपूर फायदा मिले और इंडस्ट्री को भी उसका फायदा मिले। दूसरे इनके प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे सोयाबीन के, ऑयल तो सभी खाते हैं, सोयाबीन ऑयल तो बहुत फेमस है। मेनली जो इंडस्ट्री है सोयाबीन ऑयल की है। टोफू इसका जो प्रोडक्ट है, और एक आज हमने देखा जो आपका बिस्किट है, कुकीज़, ये दो प्रोडक्ट आपके अगर सोशल मीडिया, आजकल तो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, सब पे छोटे छोटे वीडियो बना कर डाल दें, इनका फायदा क्या है? क्योंकि है क्या कि लोगों को पता ही नहीं कितना प्रोटीन है, कितना ये इसमें है, और किस तरह से ये जो मिल्क, दूध का जो पनीर है उससे ज़्यादा फायदेमंद है। अगर उसको जानकारी होगी तो मान लीजिए जिसका उपयोग ज़्यादा होगा। अब चूँकि पनीर तो असली मिलता है, नकली मिलता है, किसी को पता ही नहीं है, लेकिन टोफू तो असली है और सस्ता भी होगा पनीर से। तो ये चीज़ें आपको करनी है, और ज़्यादा समय न लेते हुए मैं पुनः आप सभी को बधाई देता हूँ कि आप इसी तरह से इस संस्थान के लिए, इस संस्थान के प्रोग्रेस के लिए, नई तकनीकों के लिए, किसानों के लिए काम करते रहें, और नई नई प्रजातियाँ, जैसे कि आज आप लोगों को कुछ अवार्ड मिला, कुछ कर्मचारियों को अवार्ड मिला, उससे क्या होगा कि इंकरेजमेंट मिलता है आपको और काम करने का मौका मिलता है। तो आप आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बस अपना धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब मैं हमारे संस्थान के निदेशक महोदय डॉक्टर के सिंह सर से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे कार्यक्रम में पधारे अतिथियों को कार्यक्रम के स्मृति स्वरूप स्मृति चिन्ह प्रदान करें। सबसे प्रथम डॉक्टर DM पाठक सर को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे सर। मंच पर विराजमान भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान के 38वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि परम आदरणीय माननीय डॉक्टर मेजर सिंह साहब, सदस्य कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल भारत सरकार, गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर भाटिया साहब, पाठक साहब, डॉक्टर JB सिंह साहब, इस सभागार में उपस्थित संस्थान एवं सोयाबीन अनुसंधान परिवार से जुड़े सभी सदस्यों का
मैं प्रथमतः स्वागत करता हूँ। और इतना अच्छा कार्यक्रम, ये 2 दिवसीय कार्यक्रम जो कि आपने कल भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बेला पर बहुत आनंद लिया है, इसके आयोजन के लिए आप सभी को सबसे पहले बधाई प्रेषित करता हूँ। मैं निदेशक महोदय और सोयाबीन अनुसंधान परिवार के सभी सदस्य की ओर से सबसे पहले हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर मेजर सिंह साहब का विशेष रूप से आभारी हूँ कि आपने बहुत ही कम समय में हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और यहाँ पे आए। 2 दिन पूरी तरह से हमारे साथ रहे, पूरा समय दिया। जैसे कि आप सभी को भी पता है कि आप काफ़ी व्यस्त रहते हैं, क्योंकि पूरे देश के जो परिषद के जो कर्मचारियों का चयन आपके द्वारा होता है, तो आपकी जो आपसे समय मिल पाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन आपने जो समय दिया, पूरी तरह से हमारे साथ में रहे, मैं आपको संस्थान की ओर से धन्यवाद देता हूँ। मैं आज के कार्यक्रम के तीनों विशिष्ट अतिथि डॉक्टर भाटिया साहब, पाठक साहब, जेबी सिंह साहब, आप तीनों को भी संस्थान की ओर से और निदेशक महोदय की ओर से और आयोजन समिति की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं सबसे ज़्यादा आभारी, हालांकि ये हमारे घर की बात है, सर हमारे आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं, लेकिन इस कार्यक्रम का पूरा नियोजन हमारे निदेशक महोदय डॉक्टर के सिंह साहब ने शुरू से किया है। 15 दिन पहले से आपने शुरुआत की है, सब लोगों को इकट्ठा किया, बार बार मीटिंगें करी है और 1 बार 2 बार सबको बता दें कि ये चीज़ें करना है और आपके निर्देशानुसार के अनुसार सभी कार्यक्रम हम सफलता से करते आए हैं और कर रहे हैं सर। तो आपके गाइडेंस और लीडरशिप के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ सर। जी, हमारे साथ में जूम ऐप के माध्यम से जो हमारे डॉक्टर माथुर साहब है, डॉक्टर R.K. माथुर साहब, निदेशक भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान, जो हमारे साथ में पूर्ण प्रोग्राम की शुरुआत से जुड़े रहे। आपने समय दिया, काफ़ी अप्रिशिएट किया हमारे संस्थान की गतिविधियों को, कुछ सजेशन भी दिए। आपके सजेशन को हम स्वीकार करते हैं और निश्चित ही इसके ऊपर विचार किया जाएगा और कुछ ठोस कार्यक्रम यहाँ पे अपनाया जाएगा। उनके साथ साथ जूम ऐप से जुड़े हमारे जो अखिल भारतीय समन्वित सोयाबीन अनुसंधान परियोजना के कई सारे कार्यकर्ता, कई सारे संशोधनकर्ता यहाँ पे जुड़े हुए थे, जो कुछ इसमें ब्रीडर है, फील्ड के सभी लोग आपने भाग लिया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे संस्थान के तीनों भी डायरेक्टर से, प्रशासन, वित्त अनुभाग, फार्म सेक्शन, PME से, आपके सभी कर्मचारीगण पिछले 15 दिन से किसी न किसी रूप में करस्पॉन्डेंस या पत्राचार है उसके रात में जुड़े थे। आप सभी और उनके लीडर्स हैं, आपके इंचार्जेस हैं, सभी को धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे जो तीनों विभाग के प्रमुख है, डॉक्टर MP शर्मा जी है, डॉक्टर अनिता रानी मैडम, आपने पूरी तरह से अपनी जो जिम्मेदारी का निर्वहन किया और पूरी तरह से हमारे साथ में रहे। आप सभी को धन्यवाद। रिटायर्ड कर्मी भी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े, डॉक्टर अंसारी साहब यहाँ पे दिख रहे हैं। कुछ लोग हमारे जो जूम ऐप के साथ में जुड़े हैं, आप सभी का पहले से तो संस्थान की उन्नति में योगदान रहा ही है, लेकिन आज भी हमारे साथ में उपस्थित होकर हमें बड़ा अच्छा लगा और आपका मार्गदर्शन ऐसे ही मिलता रहे, ऐसे हम आशा करते हैं। प्रेस और मीडिया के लोगों को धन्यवाद देता हूँ मैं। राज एक्सप्रेस, नई दुनिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सभी लोग यहाँ पे कुछ देर पहले आए थे और चले गए सर समय की कमी के कारण, तो प्रेस एंड मीडिया के लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथ में शर्ली थॉमस मैडम, जो कृषि विभाग मध्य प्रदेश शासन जिला इंदौर से रिप्रेजेंट कर रही है, आत्मा परियोजना की परियोजना निदेशक है, शुरुआत से पहले भी जुड़ी है और आज पूरा समय आपने दिया। हालांकि मैं मानता हूँ कि परसों से यहाँ पे इंदौर का बहुत बड़ा आयोजन यहाँ पे कृषि मेले का यहाँ पे कर रहे हैं, तो हम भी आपके कार्यक्रम में जरूर आएंगे और आपको आज के इस उपलक्ष्य में मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद के पात्र हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के 3-4 वैज्ञानिक यहाँ पे दिख रहे हैं। टेलर साहब हैं, उनके साथ में पसला जी है, मिश्रा जी है, आप लोगों को भी धन्यवाद।
मैं इस अवसर पर 2 शब्द और बोलना चाहूँगा। जितने भी यहाँ पे प्रकाशनों का विमोचन किया गया, सभी ऑथर्स हैं या संपादक, उनको भी बहुत बहुत बधाई घोषित करता हूँ। और जो डिफरेंट कमिटीज़ बनाई गई थी इसके आयोजन के लिए, आयोजन समिति में तो निदेशक महोदय के मार्गदर्शन में सभी लोग जुड़े हुए, उसके साथ साथ सभी लोगों का नाम नहीं लिखते हुए मैं केवल इंचार्ज का नाम लूँगा। आमंत्रण समिति डॉक्टर पूनम कुशलाल जी ने पूरा अपना काम भूमिका निभाई है। पूनम मैडम के पंडाल की व्यवस्था, ये पूरा आपका श्रेय जाता है और आपकी पूरी टीम को जाता है। मैं जिसका इंचार्ज का नाम ले रहा हूँ, इसका मतलब आपकी टीम पूरी इसमें गिनी जाए। प्रेस और मीडिया मैं उसमें देख रहा हूँ और मेरे साथी के सारे लोग जुड़े हुए हैं। जलपान और भोजन व्यवस्था है कल की और आज की, डॉक्टर जी.के. सातपुते जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी टीम को धन्यवाद। ऑनलाइन और वर्चुअल व्यवस्था IT सेल डॉक्टर सविता जी, आपकी पूरी टीम को और आपको धन्यवाद। फेलिसिटेशन कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर नटराज और आपकी पूरी टीम, जो आप यहाँ पे मेमेंटोज और बाकी सब देख रहे हैं, वो सब आपने बनाया, आपने इसमें मेहनत ली है। प्रकाशन समिति में मेरे साथ में जो भी लोग जुड़े हुए थे उनको भी धन्यवाद। परिवहन एवं आवास समिति शिव कुमार साहब और वाहन प्रभारी, उनको धन्यवाद। सांस्कृतिक कार्यक्रम की जो चेयरमैन है डॉक्टर सविता कोले, आपको तो धन्यवाद है ही। कल का जो कार्यक्रम जो रंगारंग प्रस्तुति हुई है, ये पहली बार यहाँ पे इस प्रांगण में हुई है और पहली बार हमारे संस्थान के सभी वर्गों के लोगों ने इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और कुछ जो परफॉर्मेंस ऐसे हुए कि कभी एक सरप्राइज हम इसको बोल सकते हैं। तो ये इसके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का पूरा कोऑर्डिनेट आपने किया, आपको तो धन्यवाद है ही, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देने वाले सभी कलाकारों को भी धन्यवाद कि आप लोगों ने यहाँ पे प्रस्तुति दी। कोई ये पहली बार कुछ कपल डांसेस हुए हैं, कुछ स्कीट हुई है, ये भी मेंशन करना चाहूँगा कि ये एक प्रकार से स्कीट हुई है। सोयाबीन उत्पादन के 5 मूल मंत्र, और हमारे जो अनुबंधित कर्मी है, एक प्रोफेशनल है, उन्होंने एक बहुत अच्छा से इसमें एक स्कीट बनाए 5 मिनट की। और ये हम चाहते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश शासन की जो परियोजना चल रही है 18 जिलों में, हर एक जिले में इसको हम लेके जाएंगे और उसको आगे इसको सोशल मीडिया से बढ़ाएंगे। तो मैं आप सभी को सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो अपना योगदान देने वालों को बधाई देता हूँ। हमारे साथ में कल रंगारंग प्रस्तुति सांस्कृतिक कार्यक्रम में CPWD जी के चौहान साहब इंजीनियर यहाँ पे आए थे, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने बहुत अच्छी यहाँ पे गीतों की प्रस्तुति दी और आप लोग CPWD से भी कई अधिकारी इंजीनियर्स लोग यहाँ पे जुड़े हैं। हमारे संस्थान के सभी जो कार्य है, चाहे बिजली से संबंधित है, सिविल वर्क है, आप बखूबी उसकी जिम्मेदारी निभाते हैं। सभी इंजीनियर्स को और आपके सभी कर्मचारियों की सब उपलक्ष्य में सोयाबीन अनुसंधान परिवार की ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ। और हो सकता है कि कुछ नाम मिस हो जाए, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से मैं सभी को एक बार धन्यवाद देते हुए अंतिम धन्यवाद देता हूँ हमारे जो सहायक प्रशासनिक अधिकारी सुश्री प्रियंका सावंत मैडम को। उन्होंने इस कार्यक्रम का संचालन किया और मैंने किसी को नहीं, केवल एक पहली बार बोला, उन्होंने ना नुकर नहीं किया, बोले कि सर ठीक है, थोड़ा सा उनको हमने जानकारी दे दी और बहुत अच्छे से उन्होंने इस कार्यक्रम का संचालन किया। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और तो मैं सभी को धन्यवाद देते हुए आपकी आदरणीय मंच की अगर अनुमति है तो कार्यक्रम को यहाँ पे समापन करते हैं और भोजन के लिए हम आमंत्रित करते हैं। सर अनुमति है? थैंक यू सर। तो सभी लोग भोजन के लिए आमंत्रित है यहाँ पे। हाँ, नेशनल एंथम के साथ में, राष्ट्रगान के साथ में हम ये करेंगे। एक उससे पहले हमारे जो किसान भाई जो पुरस्कार करता है, सभी पुरस्कार करता है, हमारे 5 पुरस्कार करता कृषक यहाँ पे आए हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं।